Hello friends and welcome to the exams made simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 17th of January 2021। तो 17 जनवरी 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। संडे का दिन है। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि करंट अफेयर्स की जो रिवीजन सीरीज है यानी कि पीटी 365 रिवीजन सीरीज जो हमारी है टेम से आईएएस की वो स्टार्ट हो गई है। वीडियोज हैव स्टार्टेड गेटिंग अपलोडेड। तो आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन फ्रॉम द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन बिलो, या फिर आप temsies.com अगर में आप जाएंगे तो आपको वो दोनों प्लान मिल जाएंगे, सीसैट का भी और करंट अफेयर्स का भी। स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज एनालिसिस पार्ट को विद द क्वेश्चंस। पहले आज के सवाल देख लेते हैं जिनके जवाब आपको देने हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू खरदुंगला पास। तो खरदुंगला के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दिया है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज अ माउंटेन पास लोकेटेड इन द लद्दाख रीजन। दूसरा है इट इज द गेटवे टू द नुब्रा एंड द शॉक वैलीज। तो ये आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला स्टेटमेंट अब कह रहा है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हैज एन इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ फंड फ्रॉम यूएन, यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के पास एक सोर्स ऑफ इंडिपेंडेंट फंड है फ्रॉम द यूएन। एंड दूसरा है इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस विद द अल्टीमेट गोल ऑफ एलिमिनेटिंग द नीड फॉर फूड एड इटसेल्फ, है ना, कि फूड एड की जरूरत ही ना पड़े, सबके पास पर्याप्त खाना हो जाए, ये इसका एम है। तो दिस इज क्वेश्चन, दिस इज स्टेटमेंट 2। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट हर घर जल स्टेट इन द इंडिया टू प्रोवाइड 100% फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस फॉर द रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में भी 100% फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस प्रोवाइड करने के बाद कौन सा स्टेट भारत का पहला हर घर जल स्टेट बन गया है? दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। आई होप यू गॉट क्लैरिटी एंड यू विल डू द आंसर्स फॉर दीज क्वेश्चंस। Please do try to attempt these questions. मूव करते हैं न्यूज एनालिसिस पार्ट की तरफ। पहली न्यूज जो है वो फ्रंट पेज से है। एनआईए सम्मन्स फार्म लीडर एंड टीवी जर्नलिस्ट। यहाँ पर बेसिकली एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ना, और उसके बारे में थोड़ा आपको फैक्ट्स बता देता हूं मैं कि एनआईए जो है ये स्टैब्लिश किया गया था एज अ सेंट्रल एजेंसी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कॉम्बैट टेरर इन इंडिया। याद रखिएगा, इसको टेरर से फाइट करने के लिए बनाया गया था। दूसरी चीज, एजेंसी केम इनटू एग्जिस्टेंस विद इनैक्टमेंट ऑफ एनआईए एक्ट ऑफ 2008। 2008 के एनआईए एक्ट से ये आया। एंड तीसरी चीज, एनआईए वाज क्रिएटेड आफ्टर द 2008 मुंबई टेरर अटैक्स। तो 2008 के मुंबई टेरर अटैक्स के बाद एनआईए को बनाया गया था। अभी प्रेजेंटली जो चेयरमैन है एनआईए का वो है वाईसी मोदी एंड इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। वाईसी मोदी अभी इस समय चेयरमैन है एनआईए के एंड इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है ना, इतनी चीज पता चल गई। अब एक और चीज आपको ऐड कर देता हूं मैं कि एनआईए में रिसेंटली अमेंडमेंट बिल आया था 2019 का, एनआईए अमेंडमेंट बिल 2019 जिसको बोलते हैं। उसके बाद से जो एनआईए का ज्यूरिसडिक्शन है वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है, प्लस एनआईए के ऑफिसर्स के पास जो पावर्स हैं वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है फ्रॉम द एनआईए अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। जैसे कि एक पावर मैं बता दूं कि यूएपीए जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है उसके अंतर्गत भी एनआईए के पास पावर है कि किसी एक इंडिविजुअल को भी वो टेररिस्ट घोषित कर सकते हैं। दे कैन नाउ टर्म इवन अ सिंगल इंडिविजुअल एज अ टेररिस्ट। इसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन है वो एनआईए के ऑफिसर्स लेवल से की जा सकती है, इंस्पेक्टर लेवल से, है ना। तो दीज आर द थिंग्स व्हिच हैव इंक्रीज्ड द पावर ऑफ एनआईए अ लॉट इन द रिसेंट टाइम्स। याद रखेगा। इंडिया में वैक्सीनेशन का कैंपेन स्टार्ट हो गया है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि इग्नोर द र्यूमर्स, वैक्सीन इज सेफ। प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि वैक्सीन सेफ है और र्यूमर्स यानी कि जो भी इसके खिलाफ भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं उसको छोड़ दीजिए, आप लोग उस पर ध्यान ना दिया जाए। तो बेसिकली सैनिटेशन वर्कर मनीष कुमार वाज द फर्स्ट पर्सन जिसको कि वैक्सीनेशन ड्राइव के अंतर्गत ये वैक्सीनेशन प्रोवाइड की गई। याद रखेगा, मनीष कुमार हैज बिकेम द फर्स्ट पर्सन इन न्यू दिल्ली एंड ही इज द सैनिटेशन वर्कर देयर इन एम्स में सैनिटेशन वर्कर है मनीष कुमार। तो ये नाम याद रखेगा। कोई जो एमपीपीएससी टाइप के एग्जाम हो गए या कोई इस तरह के एग्जाम होगा तो वो जरूर पूछ सकता है ये क्वेश्चन। यूपीएससी नहीं पूछेगी जनरली, ये क्वेश्चन सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा यूपीएससी में, लेकिन हाँ स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं या एसएससी में पूछ सकते हैं। तो मनीष कुमार हैज बिकेम द फर्स्ट पर्सन इन न्यू दिल्ली एंड
ही गॉट द वैक्सीनेशन, है ना, याद रखिएगा, वही वाली बात है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है। फुरफुरा पिलग्रिमेज साइट इज द एपिसेंटर ऑफ मुस्लिम पॉलिटिक्स इन वेस्ट बंगाल। अब ये बेसिकली वेस्ट बंगाल की बात चल रही है। फुरफुरा, देयर इज अ पिलग्रिमेज साइट इन फुरफुरा एंड देयर इज अ मजार, श्राइन है हजरत अबू बकर सिद्दीकी की। देयर इज अ मजार और मजार ऑफ और श्राइन ऑफ हजरत अबू बकर सिद्दीकी। रिमेंबर द नेम, हजरत अबू बकर सिद्दीकी, 1846 to 1939। प्रोमिनेंट पीर और होली पर्सन, पीर का मतलब होता है होली पर्सन ऑफ द टाउन, सो ही वाज अ प्रोमिनेंट पीर और होली पर्सन ऑफ द टाउन एंड पीपल से दैट दिस इज द सेकंड मोस्ट प्रोमिनेंट मजार इन द कंट्री आफ्टर अजमेर शरीफ इन राजस्थान। तो राजस्थान की अजमेर शरीफ दरगाह के बाद कहा जाता है कि ये सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट श्राइन है। इट इज इन फुरफुरा वेस्ट बंगाल एंड याद रखिएगा हजरत अबू बकर सिद्दीकी की मजार है, श्राइन है अबू बकर सिद्दीकी की, हजरत अबू बकर सिद्दीकी, याद रखिएगा। एंड ही वाज अ प्रोमिनेंट पीर और होली पर्सन इन द टाउन, याद रखिएगा। दीज आर द फैक्ट्स विच आर इंपॉर्टेंट। ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में को डिस्कस करना है। यू कैन मूव विद मी। संडे का दिन है, ज्यादा न्यूज आइटम्स यहाँ पे तो आते नहीं, आप सबको पता होना चाहिए। ज्यादातर जो लास्ट के 14-13 पेज हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आगे हम मूव करते जा रहे हैं, यहाँ पे ज्यादा कुछ खास नहीं है। यहाँ पे देखो DGCA नॉड फॉर ओरवाकल एयरपोर्ट इन कुरनूल। तो ओरवाकल एयरपोर्ट जो है कुरनूल सिटी आंध्र प्रदेश में, इसको अप्रूवल दे दिया गया है बाय द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ द सिविल एविएशन। याद रखिएगा डायरेक्टरेट जनरल ऑफ द सिविल एविएशन ने अप्रूवल दिया है फॉर द ओरवाकल एयरपोर्ट इन कुरनूल, कुरनूल आउटस्कर्ट्स आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा यहाँ पर अप्रूवल दिया। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है यहाँ पे। सो यू कैन सी ये सारी न्यूज़ आइटम्स हैं जो कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो यहाँ पे आगे हम मूव करते जा सकते हैं। यू कैन ऑल्सो मूव विद मी। मेन पेज बता रहा हूँ मैं आएगा। हाँ, ये पेज इंपॉर्टेंट है इस बार, संडे का दिन है। गुजरात रिवर रिमेन्स हाईली पॉल्यूटेड। अब गुजरात की कुछ नदियों के नाम है जो कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है, ठीक है ना। गुजरात की नदियों के नाम है जो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड। तो यहाँ पे गुजरात की कुछ नदियों का नाम, जैसा कि मैं बता रहा था कि पोल्यूशन के लिए आया है, जैसे कि नाम साबरमती, महिसागर, नर्मदा, विश्वामित्री एंड भादर। तो याद रखिएगा ये नदियां हैं। एक्चुअली नर्मदा तो अब ये इंटर स्टेट रिवर है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुजरात में है, मध्य प्रदेश से भी होके आती है, तो ठीक है। लेकिन अभी गुजरात में एरियाज में जो नदियां हैं उनके नाम बता रहे हैं, साबरमती, महिसागर, नर्मदा, विश्वामित्री एंड आपका भादर। तो दीज आर द रिवर्स विच आर वी आर टॉकिंग अबाउट। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट जो है उसने ये कहा है कि दीज आर अमंग द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर्स इन द कंट्री। दीज आर अमंग द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर्स इन द कंट्री एंड गुजरात रैंक्स 4th among the top 5 states with highly polluted rivers। अगर हम एक सूची बनाएं जिसमें उन 5 स्टेट्स के नाम लिखें जो कि सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड रिवर्स के साथ हैं, तो गुजरात उसमें से चौथे नंबर पर आ जाता है, ठीक है ना। तो दिस इज द थिंग विच इज दिखाता है कि कितना ज्यादा क्रिटिकल स्टेट है रिवर्स का इन द स्टेट ऑफ गुजरात, ठीक है ना। नाउ अब जो ये है पॉल्यूशन इन रिवर्स, ये एक बहुत एक ऐसा इशू है जिससे कि पूरी बायोडाइवर्सिटी अफेक्टेड रहती है ना। जब रिवर्स पॉल्यूटेड रहेंगी तो बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचेगा, लोकल लोगों को नुकसान रहेगा। ये सब रिवर पॉल्यूशन जो होता है बाद में दूसरे पॉल्यूशंस में कन्वर्ट होता है। एक्वेटिक लाइफ के लिए तो हार्मफुल है ही, साथ में सॉइल में जब ये पानी सीप करके जाता है तो वहां पे सॉइल पॉल्यूशन भी होता है ना। तो ये सारे इशूज हैं जो कि यहाँ से लोकेटेड है, इंटर रिलेटेड है। एंड यहाँ पर जो अप्रोच रहती है लैकाडेसिकल अप्रोच है अथॉरिटीज की, इसीलिए ये पानी ट्रीट भी नहीं हो पाता है ना। अगर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पूरा एफर्ट लगाए तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये ठीक नहीं कर सकते। ज़्यादा चीज़ें नहीं है, आपके बस एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चाहिए, आपको थोड़ा सॉलिड जो वेस्ट है उसको अलग करना है, गार्बेज आपको मेक श्योर करना है कि वो ना जाने पाए, है ना। इस तरह की चीज़ें करनी, बट जो अप्रोच रहती है अथॉरिटीज़ को काफ़ी ज़्यादा लेकर सिटिकल अप्रोच रहती है। अब यहाँ पे देखा मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन गुजरात, जहाँ पे एक रिकमेंडेड लेवल ऑफ डीओ होना चाहिए। डीओ यानी कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, एक डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल रहता है ना। तो लगभग जो रेंज रहता है वो 6 to 8 है होना चाहिए। अगर मान लो mg पर लीटर, तो वो कितना हो गया है 2.9 mg पर लीटर हो गया। मतलब इतना कम हो गया है कि जो
एडवाइज्ड मतलब कि जो एडवाइज्ड कंसंट्रेशन है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का वो बहुत कम चला गया है अपने लेवल से, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक दो टर्म है बीओडी और सीओडी, एक है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और दूसरा है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। दोनों में डिफरेंस इतना है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है वो डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक यानी कि डिकम्पोजिशन ऑफ जितना भी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो प्रेजेंट है इन द वाटर बॉडी, उसके लिए कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। मतलब कि जितनी ज्यादा बीओडी होगी उतना ज्यादा पॉल्यूशन है रिवर में, है ना, क्योंकि अगर पॉल्यूशन ज्यादा है, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, तो आपको ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड पड़ेगी डिकम्पोजिशन के लिए। तो आप बीओडी सीओडी को देख करके बता सकते हैं कि रिवर का पॉल्यूशन लेवल कितना है। तो अगर बीओडी बहुत ज्यादा है इसका मतलब है कि पॉल्यूशन भी ज्यादा है, पॉल्यूशन ज्यादा होगा तभी बीओडी ज्यादा होगी। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मतलब कि डिमांड ज्यादा है ना डिकम्पोजिशन के लिए, इसका मतलब है कि ऑर्गेनिक वेस्ट ज्यादा है आपके वाटर बॉडी में, ठीक है ना। अब वहीं पर अगर केमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोल दिया तो क्या डिफरेंस आ गया, तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में आपका ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों कंपोनेंट आ गया, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों कंपोनेंट आ गया, ठीक है ना। और ये ज्यादा होलिस्टिक होता है, सीओडी आपका ज्यादा होलिस्टिक होता है, लेकिन ज्यादा स्पेसिफिक कौन होता है, ज्यादा स्पेसिफिक बीओडी होता है। देखो स्पेसिफिक क्यों हो गया, क्योंकि उसमें सिर्फ ऑर्गेनिक वेस्ट आप कर रहे हैं। ज्यादा होलिस्टिक कौन हो गया, ज्यादा होलिस्टिक सीओडी हो गया क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक दोनों हो गया, ठीक है ना। लेकिन ज्यादा स्पेसिफिक आपका बीओडी रहता है। तो दिस इज द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस बिटवीन द बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड द केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। लेकिन यहां से पॉल्यूशन लेवल ऑफ वाटर आपको पता चल जाएगा। अगली जो न्यूज है वो है माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लॉक टू पंजाब वेटलैंड्स। पंजाब के वेटलैंड्स में माइग्रेटरी बर्ड्स आई हैं। तो माइग्रेटरी बर्ड्स का विंटर माइग्रेटरी बर्ड्स यूजिंग द सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, तो सेंट्रल एशियन जो कॉरिडोर है, फ्लाइंग कॉरिडोर है, उसका यूज करके पंजाब के हरीके वेटलैंड में आए। तो याद रखिएगा पंजाब में हरीके वेटलैंड है और वेटलैंड की संख्या जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि 42 है एट प्रेजेंट, 42 वेटलैंड्स आर देयर, ठीक है ना। अब कौन कौन सी बर्ड्स आई हैं, तो यूरेशियन कूट हो गया, ग्रे लैग गूज हो गई, बार हेडेड गूज हो गई, गैडवाल हो गया, है ना, गढ़वाल गैडवाल जो भी पढ़ना पढ़ लो, स्पेलिंग याद रखना जरूरी है, ठीक है ना। याद रखना कि इसको यूरेशियन कूट, ग्रे लैग गूज, बार हेडेड गूज, गैडवाल एंड नदन शोवेलर, याद रखिएगा नदन शोवेलर, दीज आर द प्रोमिनेंट बर्ड्स टू बी साइटेड एट द हरीके वेटलैंड। याद रखना हरीके वेटलैंड में आई है। अब यहाँ पे वेटलैंड के लिए कन्वेंशन हुआ था, कहाँ हुआ था, तो रामसर में कन्वेंशन हुआ था। रामसर कन्वेंशन हुआ था, कब हुआ था, 1971 में हुआ था। रामसर है कहाँ पे, तो ईरान में है। याद रखना एक और फैक्ट अलग से बता देता हूं कि ये जो फोर्स में आया था रामसर कन्वेंशन वो 1975 में फोर्स में आया था, ठीक है ना। तो फोर्स में कब आया, 1975 में फोर्स में आया। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको पता होना जरूरी है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा 42 वेटलैंड्स है। आप अगर आप मुझे बता सके कौन कौन से वेटलैंड्स है 42, तो दैट विल बी वेरी वेरी गुड फ्रॉम। तो आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है यहाँ पे जिसको हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव विद मी। मुसेवेनी विंस 6th टर्म अमिड एलिगेशंस ऑफ रिग्ड इलेक्शन। तो यहाँ पे युगांडा का इलेक्टोरल कमीशन जो है इसने कहा कि प्रेसिडेंट योवेरी मुसेवेनी हैज वॉन द 6th 5-year टर्म। 6th 5-year टर्म स्टार्ट हो गया है एंड ये चौथे डिकेड में मतलब कि इंटर कर चुका है युगांडा का जो प्रेसिडेंट है योवेरी मुसेवेनी। याद रखिएगा, दिस इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर। आगे मूव करते हैं, आइटम्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। सो यहाँ पर है फ्रूट फ्लाइज इवॉल्व इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे एक स्टडी की गई थी जिसमें ये पता चला कि जो फ्रूट फ्लाइज होते हैं यानी कि ड्रोसोफिलिया जिसको बोलते हैं, इसका याद रखेगा, ड्रोसोफिला बोलते हैं, ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई। ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई बेसिकली क्या है, ये एक इवॉल्व होता है, जब मेल होता है इट इवॉल्व फॉर द रिप्रोडक्शन प्रोसेस एंड रिप्रोडक्शन फेज में ये थोड़ा इसका इवॉल्व होता है। ये स्टडी के बाद पता चला, काफ़ी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैसे नहीं है। दे इवॉल्व विद द टाइम, ये आपको बस थोड़ा सा पता होना जरूरी था इसलिए मैंने आपको बता दिया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम। इतना खास कोई न्यूज़ नहीं है ये।
अब इंपॉर्टेंट डिस्कशन से हम आते हैं, जिसमें पहला डिस्कशन है, कैन कोर्ट्स स्टे द लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर। क्या कोर्ट्स लॉ जो कि लेजिस्लेचर बनाए उस पर स्टे लगा सकता है या नहीं? देखो ऑब्वियस सी बात है, लगा सकता है, कोर्ट लगा सकता है, बाय डिफॉल्ट को लगा सकता है, बट जब वो लगाता है तो उसमें कुछ रीजंस होने चाहिए। देयर शुड बी सम रीजंस एंड स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट, देयर आर सम रीजंस एंड स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स दैट आर नीडेड फॉर द कोर्ट्स टू गिव इन ऑर्डर टू जस्टिफाई द स्टे दैट इज देयर। अब देखो यहाँ पे ऑथर ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने फार्म लॉज में स्टे लगा दिया, 4 मेंबर की कमेटी बना दी, जिसमें से एक मेंबर भूपिंदर सिंह मान जो था, ही हैज रिक्यूज्ड हिमसेल्फ, मतलब बोला कि हम इसके मेंबर नहीं बन सकते, ठीक है ना। अब इसका काफी क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि कोर्ट्स के पास ऐसी पावर नहीं है, एंड अटॉर्नी जनरल ने भी ये कहा था कि आप इसको ना स्टे लगाएं इस पे। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी जो है वो लॉज के फेवर में है, ऐसा अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी जो है वो फेवर में है। अब देखो जुडिशियल रिव्यू की जो प्रोसेस होती है, जो मैं आपको जुडिशियल रिव्यू के बारे में बता देता हूँ थोड़ा। जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत कोर्ट्स क्या देखते हैं? कोर्ट्स देखते हैं कि वेदर द लॉ इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और नॉट, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है कि नहीं। इसको देखने के लिए क्या देखेगा कोर्ट? कोर्ट देखेगा कि बेसिकली जो लॉ है, लॉ इन इटसेल्फ शुड बी गुड। देन उसके बाद उन्होंने कहा कि लॉ जो है वो एक ऐसी अथॉरिटी द्वारा पास होना चाहिए जो कि पावरफुल इनफ है इन ऑर्डर टू डू द लॉ। तो ऐसा भी था। तो ऑथर ने यहां पे बेसिकली ये कहा है कि कोर्ट को चेक करना चाहिए था कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द लॉ। कोर्ट को क्या चेक करना चाहिए था? कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द लॉ, ना कि इस तरीके के मीडिएशन के लिए कोर्ट को स्टे लगाना चाहिए था, ठीक है ना। इसके बाद ऑथर ने कहा है कि देयरफॉर इट वायलेट्स द प्रिंसिपल्स ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। जो प्रिंसिपल है सेपरेशन ऑफ पावर का, उसको ये वायलेट करता है, ऐसा ऑथर कह रहा है। अब देखो सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में भी एक चीज बता दूं कि मॉन्टेस्क्यू याद रखेगा, रिमेंबर द नेम मॉन्टेस्क्यू भी कुछ लोग बोलते हैं इसको, मॉन्टेस्क। तो मॉन्टेस्क्यू ने बेसिकली ये दिया था द आइडिया ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर की अलग अलग लेवल्स होने चाहिए जो कि एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस रख सके, एंड देयर शुड बी अ कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर बाय द जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। तो उसको भी ये वायलेट करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब आप लॉ में जो लॉ अगर कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है उसको भी अगर आप स्टे लगाओगे, उसमें भी आप इन्फ्लुएंस डालोगे अपना, सो दैट विल बी द वायलेशन। यहाँ पे देखो लिखा है द मेन प्रिंसिपल इज दैट सस्पेंडिंग अ लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर गोज अगेंस्ट द कंसेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। यहाँ मैंने आपको बता दिया। Now the validity of the law, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, the validity of a law ought to be considered normally only at the time of final adjudication and not at the initial stages। अब यहाँ पे देखो क्या है कि जो validity of a law होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। पहला प्रिंसिपल कौन सा वायलेट हो रहा है? सेपरेशन ऑफ पावर का, मैंने आपको बता दिया। दूसरा प्रिंसिपल मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द लॉ चेक करने की जरूरत थी, ना कि इस तरीके से। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द लॉ चेक कर रहे होते तब ठीक है, लेकिन मेडिएशन के लिए आपने किया वो रॉन्ग है। तीसरा जो इशू निकल के सामने आता है वो ये इशू है कि जो वैलिडिटी ऑफ द लॉ है, किसी भी लॉ की जो वैलिडिटी है उसे कंसीडर करने का समय स्टार्ट में नहीं होता है, उसको कंसीडर आप शुरुआत में नहीं कर सकते हो, वो फाइनल टाइम ऑफ द एडजुडिकेशन होता है। कि आप जैसे आप क्या होता है, आप एक प्रोसेस के थ्रू जाते हो, यू गो थ्रू अ प्रोसेस, हियरिंग्स होती हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट अपना आर्गुमेंट रखता है, वो अपने आर्गुमेंट रखता है, उसके बाद एक फाइनल एडजुडिकेशन जजमेंट होता है। तब वो बोलता है सुप्रीम कोर्ट कि भाई फाइनली वी हैव कंसीडर्ड दैट दिस लॉ इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स और इट इज अल्ट्रा वायर्स, therefore this law is held constitutionally invalid, this law is मतलब इसको null and void डिक्लेयर किया जाता है। लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है? इट इज गोइंग एट द इनिशियल स्टेज ओनली, शुरुआत में लॉ आया नहीं, उन्होंने बोल दिया ऐसा, ठीक है ना। सो इट इज अनयूजुअल फॉर द कोर्ट टू सस्पेंड द लॉ और इट्स ऑपरेशन। तो जो मेन प्रिंसिपल था सेपरेशन ऑफ पावर, उसको नहीं फॉलो किया गया। दूसरा जो इंटरिम स्टेज में, मतलब इनिशियल स्टेज में ही इसको बैन कर देना, रोक देना, दैट इज द थिंग। देखो यहाँ पे लिखा है द सेकंड प्रिंसिपल इज दैट देयर इज अ प्रिजम्पशन दैट एवरी लॉ बाय द लेजिस्लेचर इज कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड। प्रिजम्पशन ये रहता है कि हर जो लॉ है जिसको लेजिस्लेचर ने पास किया है इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, ऐसा रहता है, इनिशियली माना जाता है, प्रिजम्पशन ये रहता है। अब
प्रूव करना, द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द सुप्रीम कोर्ट टू टेल वेदर दैट लॉ इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड और नॉट। तो ये जैसे अपन बोलते नहीं है कि यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, मतलब कि आप इनोसेंट तब तक माने जाओगे जब तक आप गिल्टी हो। सेम गोज विद द लॉ एज वेल, कि लॉ इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड अंटिल प्रूवन अल्ट्रा वायरस बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रूफ नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करता है कि वो बताए कि लॉ क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर क्यों उसको नल एंड वॉइड घोषित किया जाता है, उस प्रिंसिपल को भी यहां पे वायलेट किया गया है। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट हैज येट नॉट प्रूव्ड दिस, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि भाई किसानों को अच्छा नहीं लगेगा, किसान निगोशिएट नहीं करेंगे, इसलिए इसको हटा दो, है ना, पीस नहीं रहेगा। तो लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी इससे नहीं चेक की जाती कि किसी व्यक्ति को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चेक की जाती है उस लॉ को बनाने वाली अथॉरिटी के पास पावर थी या नहीं, वो लॉ अपने आप में जस्ट था या नहीं, या वो लॉ अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को होल्ड कर रहा था या नहीं। सो दीज आर द थिंग्स विच शुड हैव बीन थॉट बाय द सुप्रीम कोर्ट विदाउट मेकिंग दिस मेडिएशन एफर्ट और नॉट। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के कुछ केसेस का भी जिक्र किया गया है, जैसे 1984 में सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड एन इंटरिम स्टे ग्रांटेड अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ म्युनिसिपल टैक्स। सिलीगुड़ी में एक म्युनिसिपल टैक्स लगाया गया था, उस पर इंटरिम स्टे लगाया गया था बाय द कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस स्टे को हटाया था, कहा कि भाई आप स्टे इंटरिम या इनिशियल स्टेज में नहीं लगा सकते हैं, स्टे कैन ओनली बी देयर ओनली एट द एडजुडिकेशन स्टेज। जब आप फाइनल जजमेंट दे रहे हो तो आप बता दो कि ये लॉ गलत है, इस कारण से ये गलत है, इस कारण से देयर विल बी नो एप्लीकेशन ऑफ दिस टैक्स। तो दैट इज द थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम। आगे मूव करते हैं। दूसरा जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो है द सस्टेन्ड फाइट अगेंस्ट द ट्रांस फैट। तो सबसे पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि 2-4 चीजें तो बंद कर दो, जैसे लेज बंद कर दो, मैं भी बहुत खाता था पहले, मैंने बंद कर दी। कुरकुरे बंद कर दो, इसके अलावा पिज्जा खाना बंद कर दो, है ना, इसके अलावा बर्गर खाना बंद कर दो, ठीक है। खाओ क्या खाओ, अपना खाओ, रोटी खाओ, चावल खाओ, दाल खाओ, मशरूम खाओ, पनीर खाओ, है ना, या जो आप लोग खा सकते हैं खाओ। और ये पेटीज, बर्गर, पिज्ज़ा, ये सारी चीज़ें मत खाना, है ना, क्योंकि दिल्ली वाले रीजन में ऐसे लोग हैं जो कई ज़्यादा ये सब चीज़ें खाते हैं, है ना, क्योंकि आप लोग लाइब्रेरी में बैठे रहते हो, ऑर्डर करके खाना आपके लिए ज़्यादा ईजी पड़ता है। वैसे मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ, सो इसमें आप लोग भी शामिल हैं, बहुत सारे लोग इसमें शामिल होंगे। ऑर्डर करके खा लिया, समोसे खा लिए, है ना, कचौड़ियाँ खा ली, है ना, तो ऐसी चीज़ें मत करना। वो एक वहाँ पे शादीपुर के बाहर वो चाइनीज़ लगाता है, उसके यहाँ खा लिया, ये सारी चीज़ें आप लोग मत करना। आई होप अग्रवाल के समोसे खा लिए। सो प्लीज़ अवॉइड दीज थिंग्स फॉर नाउ, है ना। हेल्थ के लिए एक जो मुहिम चालू हुई है, ये स्पेशली आफ्टर द कमिंग ऑफ दिस पैंडेमिक ऑफ कोविड-19, आप सबको पता होना चाहिए कि काफ़ी ज़्यादा लोग हेल्थ के प्रति कॉन्शियस हो गए हैं, है ना। तो अमंग दैट मैं थोड़ा इस न्यूज़ की मैं आता हूँ। द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि FSSAI हिंदी में फसाई। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI जो है, इसने रिड्यूस कर दी है परमिसिबल लिमिट ऑफ द ट्रांस फैटी एसिड इन ऑयल्स एंड फैट्स। पहले जो लिमिट थी वो थी 3%, पहले 5% थी, ठीक है ना। अर्लियर जो कैपिंग थी ट्रांस फैट पे वो 5% की थी। अब FSSAI ने ट्रांस फैट की जो लिमिट है वो 3% कर दी है फॉर 2021। लिमिट रहेगी 3% फॉर 2021 एंड 2% फॉर 2022। 2022 में 2% रहेगी। वहीं पे WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 का समय दिया है, 2023 का समय दिया है, इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द यूज ऑफ इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड ट्रांस फैटी एसिड। तो ट्रांस फैटी एसिड जो इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस हो रहा है उसको एलिमिनेट करने का टारगेट जो दिया गया है बाय द WHO, दैट इज 2023। 2023 तक वो चाहते हैं कि एलिमिनेट हो जाए, ठीक है ना। अब ट्रांस फैट होता क्या है? देखो, ट्रांस फैट होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? देखो, ऑल द नेचुरल फैट्स एंड ऑयल्स दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और ट्रांस फैटी एसिड्स, ठीक है ना। याद रखना, कोई भी नेचुरल फैट है या ऑयल है वो कॉम्बिनेशन 3 कॉम्बिनेशन से बनता है, मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड फैटी एसिड और ट्रांस फैटी एसिड। हमारी बॉडी को पहले 2 चाहिए, मतलब कि मोनो अनसैचुरेटेड चाहिए एंड पॉली अनसैचुरेटेड चाहिए। हमें
क्या नहीं चाहिए? सैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी कि ट्रांस फैटी एसिड, यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल, यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये सारी चीजें आप याद रखेंगे, एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, बैड कोलेस्ट्रॉल, ट्रांस फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड, ये हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, ठीक है ना। दे आर, देखो अब क्या है, ऊपर के दो हमें चाहिए, दे आर मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी ऑल्सो एंड दे हेल्प एब्जॉर्ब सम विटामिन एंड मिनरल्स। ऐसा नहीं कि फैट हमारी बॉडी को बिल्कुल नहीं चाहिए, फैट हमारी गुड फैट हमारी बॉडी को चाहिए, एनर्जी के सोर्स भी होते हैं एंड दे हेल्प इन एब्जॉर्बिंग सम विटामिन एंड मिनरल्स ऑल्सो, जिससे कि बाद में सेल मेम्ब्रेन और शीथ ये सब चीजें जो बनती हैं ये सारी फिर उसी से बनती हैं, ठीक है ना। लेकिन जो ट्रांस फैटी एसिड होते हैं वो हमारे लिए नुकसान करते हैं। नाउ देयर आर टू ब्रॉड टाइप्स ऑफ ट्रांस फैट्स इन फूड। दो तरीके के ट्रांस फैट होते हैं, पहला है नेचुरली अकरिंग एंड दूसरा है आर्टिफिशियल ट्रांस फैट। नेचुरली अकरिंग ट्रांस फैट भी होता है और आर्टिफिशियल अकरिंग ट्रांस फैट भी होता है। आर्टिफिशियल ट्रांस फैट जो होता है it is considered very harmful and they are formed by industrial processes that adds hydrogen to liquid vegetable। तो ऐसी प्रोसेस है जिसमें हाइड्रोजन लिक्विड वेजिटेबल में जोड़ा जाए, वेजिटेबल ऑयल में, वहां से फिर आपका ट्रांस फैट बनता है। इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड ट्रांस फैट जिसको बोलते हैं, उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए होता है, यूज होता है। ट्रांस फैट का यूज बेसिकली उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए होता है और सॉलिड, ज्यादा सॉलिड रखने के लिए, जैसे ज्यादा सॉलिड रखने के लिए भी उसमें ट्रांस फैट का यूज किया जाएगा। एंड दे आर प्रेजेंट इन बेक्ड एंड फ्राइड फूड एज वेल एज एडल्टरेटेड घी। घी तक में उसमें यूज किया जाता है, ये इस समय करने लगे हैं लोग, ताकि वो सॉलिड रहे रूम टेम्परेचर पे, ये सारी चीजें। तो अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बहुत ज्यादा नुकसान करता है। इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस ट्रांस फैट की ये सोर्सेज हैं, ये उसके यूजेस हैं। कार्डियोवेस्कुलर डिसीजेज जो होती हैं वो इन्हीं सबसे होती हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल देखो लिखा है, बर्गर हो गया, पिज्जा हो गया, आपका जो लेज हो गया, कुरकुरे होगा, कोई भी जो इस तरह के चिप्स रहती है उसमें ट्रांस फैट होगा ही होगा। अब यहां पे अगला है, हाउ डिड इंडिया एंड अदर नेशंस स्टार्ट एक्टिंग ऑन इट। तो 2018 में डब्ल्यूएचओ ने बोला कि भाई 2023 तक एलिमिनेट कर दो, और उसने डब्ल्यूएचओ ने स्टेप बाय स्टेप गाइड प्रोड्यूस की, जिसको हम बोलते हैं रिप्लेस गाइड। याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज दिस रिप्लेस इन न्यूज, तो डब्ल्यूएचओ ने 2018 में रिप्लेस नाम की स्टेप बाय स्टेप गाइड बनाई, जिससे कि ट्रांस फैट्स को रिप्लेस किया जा सके, यानी कि एलिमिनेट किया जा सके, ठीक है ना। याद रखना, डेनमार्क बिकेम द फर्स्ट कंट्री, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, डेनमार्क बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू बैन द ट्रांस फैटी एसिड इन 2003। डेनमार्क ने 2003 में ही ट्रांस फैटी एसिड को बैन कर दिया था। एंड इन द नेक्स्ट 5 years चिली, स्विट्जरलैंड एंड दे ऑल्सो बैन द ट्रांस फैटी एसिड्स। तो ये भी आपको याद रखना है। एंड ट्रांस फैटी एसिड से कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज और डेथ्स जो है काफ़ी ज़्यादा, जो लाइफ स्टाइल डिसीजेज हैं बेसिकली कहा जाने लगा है आजकल, लाइफ स्टाइल डिसीजेज, वो इस कारण से बहुत ज़्यादा होती है। और 2015 में जो इसकी लिमिट थी, देखो 2011 तक जो इसकी लिमिट थी ट्रांस फैटी एसिड की वो 10% थी, 2015 में घटा करके 5% किया गया, और अब 2021 के लिए 3% और 2022 के लिए 2% है, और 2023 तक डब्ल्यूएचओ चाहता है कि ये एलिमिनेट कर दिया जाए। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस आर्टिकल, समझ में आ गया होगा। थोड़ा एफएसएसएआई के बारे में बता दूं, जब फसाई इतना हमने बोला ही है तो एफएसएसएआई के बारे में बता देता हूं। एफएसएसएआई एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आती है। 2006 के एक्ट के थ्रू बनी थी, जिसको हम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 बोलते हैं। एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ थ्रू द रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ फूड सेफ्टी। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। एंड इसके अलावा ये रूल्स बनाता है, ले डाउन करता है, सेफ्टी ऑफ फूड के रिगार्डिंग स्टैंडर्ड्स बनाता है, और कुछ एक्ट्स को रिपील किया गया था जब ये बना था। तो एक्ट्स कौन कौन से थे? प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्टरेशन एक्ट 1954, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्टरेशन एक्ट 1954, फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1955, मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1973 सॉरी, एंड वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1947, edible oil packaging regulation order 1988, and solvent extracted oil de-oiled meal and edible flour order 1967, and milk and milk products order 1992। मतलब एक्ट कौन सा रिप्लेस हुआ? फूड एडल्टरेशन एक्ट ऑफ 1954, ये भी याद रखना, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, व्हाट इज सेक्शन
230 यूएस में सेक्शन 230 इस समय न्यूज में है। क्या है सेक्शन 230? एक्चुअली सेक्शन 230 ऑफ कम्युनिकेशंस डिसेंसी एक्ट, यूएसए के अंदर एक एक्ट है कम्युनिकेशन डिसेंसी एक्ट, और इसमें ये जो एक्ट है 1996 में आया था, 1996 का एक्ट है। इसका सेक्शन 230 याद रखना, कम्युनिकेशन डिसेंसी एक्ट सेक्शन 230 यूएसए के अंतर्गत यह सेक्शन कहता है कि कोई भी प्रोवाइडर जो है, यानी कि जो भी प्रोवाइडर इंटरैक्टिव कंप्यूटर सर्विस प्रोवाइड करे, जैसे कि गूगल हो गया, आपका फेसबुक हो गया, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा फॉर एनी कंटेंट पब्लिश्ड और स्पोकन बाय एनी यूजर। कोई एंड यूजर अगर कोई कंटेंट डालता है, कोई एंड यूजर अगर कोई चीज डालता है, तो उसके लिए जो सर्विस प्रोवाइडर है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। यानी कि ट्विटर बोल सकता है कि जो भी डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, मैं तो डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट बैन कर दूंगा, ठीक है ना। तो लेकिन यू कैन नॉट होल्ड देम लायबल, आप उनको लायबल नहीं ठहरा सकते हैं फॉर एनीथिंग। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखना है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यही याद रखना है कि अमेरिका में चाहे वो डेमोक्रेट्स हो चाहे वो रिपब्लिकन्स हो, दोनों ही अपोज करते हैं टू दिस लॉ, दोनों ने ही ये लॉ का अपोज किया। देखो यहां पे देखो लिखा है, द लॉ ग्रांट्स इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स इम्यूनिटी फॉर ऑलमोस्ट ऑल द कंटेंट पोस्टेड बाय यूजर्स। तो यूजर्स के द्वारा जो कंटेंट पोस्ट हो रहा है उससे इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए बेसिकली ये लॉ पास किया गया था, सेक्शन 230 ऑफ द कम्युनिकेशन डिसेंसी एक्ट। एंड ट्विटर का कहना है कि हाँ, वो लायबल नहीं है कि जो भी डोनाल्ड ट्रंप पोस्ट कर रहा है उसके कारण कोई वायलेंस हो रहा है या जो भी चीज है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। रिपब्लिकन्स अपोज करते हैं सेक्शन 230 का बिकॉज they have accused social media giants of silencing or stifling the conservative voices। तो उनका ये कहना है कि कंजर्वेटिव वॉइसेस का दबाने का काम करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इसलिए सेक्शन 230 का अपोज करते हैं। वहीं डेमोक्रेट्स अपोज इसलिए करते हैं क्योंकि दे वांट मच मोर पुलिसिंग टू द इंटरनेट, ताकि एक्सट्रीमिज्म को टैकल किया जा सके, मिस इन्फॉर्मेशन को टैकल किया जा सके, और इस कारण से डेमोक्रेट्स जो इसका अपोज करते हैं। तो दिस वाज द थिंग व्हिच वाज इन न्यूज। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑब्वियसली बात है इसका सपोर्ट करेंगे 230 का, क्योंकि वो सेफ हो रहे हैं, उनको इम्यूनिटी मिल रही है यूजर्स जो कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, है ना। तो दैट इज द थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड